एक का नाम है CSIR नेहरू साइंस फेलोशिप है, जो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जो आप पूछ रहे थे। दूसरा है CSIR भटनागर फेलोशिप है, ये भी पोस्ट डॉक्टरल है। तो आपके स्कोर के ऊपर आपका सिलेक्शन है। ये B.Tech वगैरह करने के बाद अगर मास्टर्स करना है तो गेट एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तमाम फेलोशिप्स मौलाना आजाद में भी अवेलेबल है। गेट से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए CSIR फेलोशिप, मगर इसमें ये 3 कैटेगरीज हैं। एक है मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, या नहीं तो जो है एंशिएंट हिस्ट्री। नेट का ये क्या है, ऑल ओवर द नेशन जो है कहीं भी आप जाके जो है अप्लाई करके आप एलिजिबल हैं वहां पर। डॉक्टर उसी को कहते हैं जो PhD है। अब हमारे पास जो है MBBS डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन अदर कंट्रीज में नहीं है वैसे। तो ये मखसूस फेलोशिप है जो है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए है, न सिर्फ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी है। मेरा बोलना ये है जी। नाजरीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। प्रोफेसर साहब, हम ब्रेक से पहले हमने रिसर्च को एक ओवरव्यू में समझने की कोशिश की, फिर उसके अंदर फेलोशिप्स कौन से होते हैं उसके ऊपर बात की। आप थोड़ा फेलोशिप्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कौन से फेलोशिप्स अवेलेबल है, कौन से इदारे इनको देते हैं? जी हाँ, ये जो यूनिवर्सिटीज़ के फेलोशिप्स जो हैं उससे हटके कई जो है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस जो है कई किस्म के फेलोशिप्स दे रहे हैं। मसलन CSIR फेलोशिप जो है, एक का नाम है CSIR नेहरू साइंस फेलोशिप है, जो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जो आप पूछ रहे थे। दूसरा है CSIR भटनागर फेलोशिप है, ये भी पोस्ट डॉक्टरल है। लेकिन जो है जब कैंडिडेट अप्लाई करता है तो पहले उसको JRF दिया जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती। उसके बाद से जो है जब वो 3 साल कंप्लीट करता तो उसको सीनियर रिसर्च फेलोशिप जो है उसके प्रोग्रेस ऑफ वर्क, उसके पब्लिकेशंस के ऊपर जो है डिसाइड किया जाता जी। प्रोफेसर साहब, यहाँ पे CSIR के एक यूनिक चीज़ है एलिजिबिलिटी के अंदर। उसका क्राइटेरिया जो बिल्कुल सही फरमाया आप। एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि ये नेट और सेट के जो है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी है, जबकि CSIR के लिए जो है अगर आप BS 4 साल का कंप्लीट करके हैं, या जो है BE हैं, या B.Tech हैं, या B फार्मा है, या MBBS हैं, आप मेडिसिन की डिग्री रखते, या नहीं तो इंटीग्रेटेड BS एक 6 इयर्स का इंटीग्रेटेड आता, या 5 इयर्स का आता, या BSc ऑनर्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। या नहीं तो कम से कम आप PhD एनरोल होना है। अगर एनरोल नहीं है तो जो है आप अगर BS भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके स्कोर के ऊपर आपका सिलेक्शन है। अच्छा। ऐसा नहीं कि आप जो है आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हैं, या सिर्फ आप MBBS हैं या B फार्मा है, आपको एडमिशन नहीं मिलता। नहीं, आपका स्कोर अगर अच्छा रहेगा CSIR के नेट एग्जाम में जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती, उसके ऊपर डिपेंड होता है। ये जो है एरियाज होते हैं इसके, फिजिकल साइंसेस हैं, मैथमेटिकल साइंसेस हैं, लाइफ साइंसेस हैं, केमिकल साइंसेस हैं, ये तमाम एरियाज में जो होता है। और इसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कई दूसरे फेलोशिप से जो अहम है, जैसे गेट है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग है। तो अभी जो है मैं पढ़ रहा था 1 हफ्ता पहले, जो है मैं देखा कि उस गेट एग्जाम में जो है एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन होता है जी। एक रहता पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अगर वो कैंडिडेट वो फॉर्म में टिक करा कि मैं जो है पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं बल्कि मैं जॉब के लिए, जो पब्लिक सर्विस पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के जॉब के लिए कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी एलिजिबल है वो गेट एग्जाम। तो दोनों कैटेगरीज के लिए गेट एग्जाम है। उसमें एक नया शुरू करे, इकोनॉमिक्स में भी जो है ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस में भी इंट्रोड्यूस करे वो लोग। उसका नाम तो वही रखे, GAT गेट रखे। और उसका एडमिशन जो है एक सेपरेट नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड है। वो नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड के तहत जो है साल में एक बार फरवरी में होता है वो एग्जाम। तो जब ये B.Tech वगैरह करने के बाद अगर मास्टर्स करना है तो गेट एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन कंपटीशन जो है PG एंट्रेंस देते उनके साथ होता है। लेकिन जो है जो गेट एग्जाम पास करते हैं उनको प्रेफरेंस है, उनको वो कुछ प्रोपोर्शनल जो है प्रेफरेंस रहता है। और इस सब में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम है कि 30% वुमेन रिजर्वेशन। वुमेन रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। मुझे याद है मौलाना आजाद में हम लोग जो है जब
मैं मुलाजिमत कर रहा था, मैं एडिशनल डायरेक्टर था मैं DDE में, तब हम लोग जो है डिसाइड करे थे एकेडमिक बोर्ड मीटिंग में 33% वुमेन रिजर्वेशन था। तो मौलाना आज़ाद में रिजर्वेशन ज़्यादा है वुमेन्स के लिए। तो ये तमाम फेलोशिप्स मौलाना आज़ाद में भी अवेलेबल हैं, गेट से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए CSIR फेलोशिप ये तमाम हैं। और दूसरा फेलोशिप का एक है DBT बोलते हैं इसको, ये अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही आता है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सो जो लाइफ साइंसेस बॉटनी जूलॉजी वगैरह के जो लाइफ साइंसेस है उसमें जो है ये PhD के लिए जो है एडमिशन्स होते हैं। उसका एलिजिबिलिटी जो है एग्जाम होता है, बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सेपरेट एक एजेंसी है, ये BET बोलते हैं उसको। 2 चीज़ें हैं इसमें, एक जो है PhD के लिए होता, या नहीं तो अगर कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी का उसमें आप जाके काम कर सकते हैं। तो आपको वो प्रोजेक्ट में जो पैसा आया उसमें से आपको तनख्वाह दी जाती है। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हैं तो आपको UGC से डायरेक्ट जो है साइंस और टेक्नोलॉजी से आपको फेलोशिप आती है। तो 2 कैटेगरीज हैं इसमें। फिर दूसरी फेलोशिप का मैं बोलना चाहूँगा ICHR है, ये बहुत अहम है, ये इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। इसमें सबसे ज्यादा फेलोशिप है, 60,500 रुपये फेलोशिप है इसमें। और इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेफिनेटली जो है ये है कि नेट तो जरूरी है, मगर इसमें ये 3 कैटेगरीज हैं। एक है मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, या नहीं तो जो है एंशिएंट हिस्ट्री। इन 3 हिस्टोरिकल सिनारियोस में से किस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। ये नेशनल फेलोशिप कहलाता है, ये स्टेट या कुछ नहीं, ये नेशनल फेलोशिप है ये। और इसमें जो है अहमियत सबसे अहम ये है कि जो है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता और इंटरव्यू होता है इसमें इंटरव्यू के बाद से जो है फिर 80 फेलोशिप्स हर साल दिए जाते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ये काउंसिल है, जैसा इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च है, इसी तरह से ये भी है, ICSSR जैसा है उसी तरह से। प्रोफेसर साहब यहाँ पे एक बात पूछना चाहूँगा, आपने NET के बारे में बता रहे हैं, नेट के बारे में, फिर SET करके भी रहता है, तो इसके क्या डिफरेंस है? ये सेट जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। प्रपोजल था कि पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए कराएं, लेकिन जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी और UGC और MHRD ने डिसाइड किया कि इट शुड बी विथ उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बिकॉज इट इज़ वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी विच हैज़ A grade एंड विच इज़ यूनिवर्सिटी फॉर एक्सेलेंस। जी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी इज यूनिवर्सिटी फॉर एक्सेलेंस। यूनिवर्सिटी फॉर एक्सेलेंस मतलब जहाँ पर रिसर्च का फोकस ज़्यादा होता है। तो जो है सेट एग्ज़ाम का पैटर्न वही है जो नेट एग्ज़ाम का होता है, लेकिन जो है ये साल में एक ही बार होता है एग्ज़ाम। अच्छा, एक ही बार होता है एग्ज़ाम। और इसमें जो है थोड़ा सा कैंडिडेट्स के लिए मुश्किल ये है कि वो अपने स्टेट लेवल ही जो है लेक्चरशिप के लिए, फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे स्टेट में जाके जो है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये नेट का ये क्या है, ऑल ओवर द नेशन जो है कहीं भी आप जाके जो है अप्लाई करके आप एलिजिबल हैं वहाँ पर। प्रोफेसर साहब, अगर हम देखें एक पिरामिड में जिस तरीके से बच्चे जो है ना छोटे स्कूल में ज़्यादा एनरोलमेंट होता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जो है बहुत ज़्यादा इनका एनरोलमेंट होता है PhD में हो या पोस्ट डॉक के अंदर हो। ये पहली बात तो है कि क्यों बच्चे जो है पोस्ट ग्रेजुएट से PhD की तरफ नहीं जा पाते हैं, उनके क्या रीजंस होते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक बच्चा जो PhD के लिए जाता है तो उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या खूबियाँ होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। ये बहुत अच्छा सवाल किया आप। जो है सबसे पहली बात यह है कि हम अब कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में हैं, तो जो है हर कोई एक रुझान ये है कि जो है जल्दी से जल्दी जो है एम्प्लॉयमेंट हो और जो है तनख्वाह कमाना या पैसे कमाना हो। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो रिसर्च में जाने वाले कैंडिडेट्स हैं, मैं तो कहूँगा वही लोग रिसर्च में जाना चाहिए जिनके पास जो है रिसर्च एप्टीट्यूड है, जिनके पास जो है ये जज्बा रहे, ये विजन रहे, ये एंथुसियाज्म रहे, ये एंथुसियाज्म और विजन, एक विजन रहे कि मैं PhD करना चाह रहा हूँ। इसलिए कि दुनिया में
किसी कंट्री में लीजिए आप, किसी यूनिवर्सिटी लीजिए आप, डॉक्टर उसी को कहते हैं जो पीएचडी है। अब हमारे पास जो एमबीबीएस डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन अदर कंट्रीज में नहीं है वैसा। तो क्या है, इसकी अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। लेकिन चूंकि जो है पीएचडी के मराहल में जो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स और फेलोशिप जो है लिमिटेड होते हैं, इसीलिए जो रिसर्च स्कॉलर्स जो है थोड़ा सा जो है अपने क्वालिटी ऑफ वर्क में पीछे हैं, चूंकि इसकी कदर कम होते जा रही है, इसकी कदर इसकी वैल्यू गिरते जा रही है। उसका रीज़न हम खुद जिम्मेदार हैं उसके लिए। हम एज ए गाइड, मैं बोलता हूँ मैं भी जिम्मेदार हूँ, और एज ए कैंडिडेट वो भी जिम्मेदार है। ये सब हम पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है उसके लिए। जब इससे हम एक ज़माना था जब जो है रिसर्च आउटपुट के जो है मकाले के रिसर्च आउटपुट्स को लेके पॉलिसीज डिटरमाइन करते थे, पॉलिसीज फ्रेम होते थे। लेकिन आज क्या हो गया, पूरे थीसिस जो है लाइब्रेरी में डस्ट में पड़े हुए हैं, और जैसा उसका इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए? ओके, कैंडिडेट अपने डॉक्टरेट के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, अपने लेक्चररशिप के लिए, अपने फेलोशिप के लिए, बस इतना ही हो रहा है। इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए नहीं है जी। तो जो है ये फैमिली के लिए मैं सिंसियरली एडवाइस करूंगा कि अपने माहौलियत में थोड़ी तब्दीली लाए। प्रोफेसर साहब, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो माइनॉरिटीज़ के लिए फेलोशिप्स बनती हैं उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालेंगे? ये बहुत अच्छी स्कीम है। ये स्कीम तकरीबन 10-11 साल से जो है शुरू हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जो है ये फंडिंग जो है इसकी माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होती है। इसकी पूरी फंडिंग माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट से होती है, और ये ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, पारसीस के लिए, सिख के लिए, और दूसरे जो माइनॉरिटी तबके के लोग हैं उनके लिए है। और इसमें एलिजिबिलिटी ख़ासकर नंबर 1 तो माइनॉरिटी होना ज़रूरी है। नंबर 2 बहुत अहम ये है कि नेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, और 1000 फेलोशिप दिए जाते हैं, जिसमें से 500 जो है फर्स्ट उसमें होते हैं और 500 जो है बाद में होते हैं। अब 30% वुमेन रिजर्वेशन है, 70% जनरल रिजर्वेशन है, जनरल फॉर ऑल, और 31,000 जो है फेलोशिप है। और 2 साल के बाद से अगर रिसर्च फेलो अगर प्रोग्रेसिव रहा, पब्लिकेशंस किया, तो उसको एक कमिटी डाल के यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो है उनका असेसमेंट करके यूजीसी को रिकमेंड करके सीनियर रिसर्च फेलोशिप 35,000 दी जाती है। ये अहम है। और कॉन्टिजेंसी मिलती है इनको, 20,000 रुपये सालाना कॉन्टिजेंसी मिलती है, जिसमें जो है HRA और ट्रैवल एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं। ये अहम चीज़ ये है कि जो है हमारे चंद स्टेट्स जो है लीडिंग है उसमें। सबसे पहले मैं देखा कि पॉपुलेशन वाइज जैसा फरमाए, बिहार में जो है तकरीबन 7-8 साल से जो है मैक्सिमम नंबर है, इन द सेंस 36-38 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड होके आते हैं। जबकि जो है महाराष्ट्र में जो है 20-21 हैं। जबकि तीसरा स्टेट है जो आसाम है, आसाम में भी जो सो 25-27 है, केरला में भी जो सो 20-21 है। हमारे पास तेलंगाना चूंकि बाइफरकेट होने से पहले जो है यहाँ पर जो है 15-17 थे, अब बाइफरकेट होने के बाद से दोनों के जो सो 8 या 10 तेलंगाना के हैं, 8 या 10 आंध्रा के हैं। तो ये मखसूस फेलोशिप है जो है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए है, न सिर्फ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी है। मेरा बोलना ये है। सो डीबीटी में भी है, CSIR में भी है, और ये नेट फेलोशिप में भी है। प्रोफेसर साहब, आपके वक्त के लिए और आपके गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर है। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आई है। पहली बात हमने ये देखा कि रिसर्च का एक सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिकल हो या सोशल हो या टेक्नोलॉजिकल हो, एडवांसमेंट में क्या रोल रहता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है रिसर्च का, और उसका जो प्रोग्रेस है उसके पर हमने बात की। दूसरी हमने ये बात की कि फ़ेलोशिप और स्कॉलरशिप के अंदर क्या फ़र्क होता है, और फिर फ़ेलोशिप्स के कितने टाइप्स है, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या फ़ेलोशिप्स अवेलेबल है, ख़ासतौर पे जो स्टूडेंट्स PhD और पोस्ट डॉक करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, हमने बात की। और तीसरी बात, हमने जो कैंडिडेट है जो रिसर्च के अंदर जाना चाह रहे हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उनके अंदर जो परजीवरेंस होना चाहिए, और उनका जो फैमिली सपोर्ट, फैमिली बैकग्राउंड, जो एक सेफ्टी नेट है वो होना चाहिए, उस पर हमने बात की। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह खैर।